नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, पज़ल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जैसे ये हमारे पास पज़ल गिवन है MNRT WFPH, एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की पज़ल है। उसके साथ हमारे 5 क्वेश्चंस एसोसिएटेड हैं, यानी कि अगर हम लोग ये पज़ल सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग इन 5 आंसर्स क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चे हमें बेसिक्स भी पता होने चाहिए, यानी कि लेफ़्ट राइट के बारे में भी पता होना चाहिए, और कैसे इनसाइड आउटसाइड के केसेस करने वो हम लोग देखेंगे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो बच्चे हमारे ज़्यादातर दो केसेस होते हैं। दो केसेस की अगर हम लोग बात करें तो दो केसेस कौन से, एक हमारा होता है इनसाइड और दूसरा हमारा होता है आउटसाइड का केस। यानी कि नॉर्मली हमारे पास जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 पर्सन्स के रिलेटेड होते हैं, 6, 4 ये भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 8 पर्सन्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहते हैं जी 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग सेंटर या फिर इनसाइड। तो इनसाइड और के केस में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, यानी कि इनसाइड की तरफ देख रहे होंगे। तो वो सारे लोग इस तरीके से अंदर की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली टेबल के अराउंड बैठते हैं कि राउंड टेबल के अराउंड। दूसरा केस होता है हमारा आउटसाइड का केस। आउटसाइड की अगर हम लोग बात करें तो उस केस में क्या होता है, जो भी 8 पर्सन सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे होंगे वो सारे के सारे क्या है, बाहर की ओर देख रहे होंगे, यानी कि इस तरीके से वो बाहर आउटसाइड फेसेस करके बैठे होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इनसाइड के केस में क्या होता है, अगर हम लोग अपने आप को मान के चले तो हमारा लेफ्ट इस साइड होगा और राइट हमारा इस साइड होगा। तो यानी कि अगर मेरे कोई लेफ्ट में बैठा है तो मेरे लेफ्ट में बैठा है तो इट मीन्स मुझे इस तरफ देखना पड़ेगा, यानी कि इस तरफ हमारा सारे लेफ्ट वाले बैठे होंगे और राइट वाले हमारे इस साइड में बैठे होंगे। इसी तरीके से अगर आउटसाइड की केस बात करें तो लेफ्ट जो होता है उल्टा हो जाएगा, यानी लेफ्ट इस साइड आ जाएगा और राइट इस साइड आ जाएगा। यानी कि अगर लेफ्ट वाले की बात कर रही होगे तो वो लेफ्ट इस साइड होंगे और राइट वाले हमारे सारे इस साइड होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों से डिफरेंस जनरेट होता है। अब एग्जामिनर ने मोस्ट ऑफ द केसेस पजल्स में ये बताया होता है कि फेसिंग इन साइड या फेसिंग आउटसाइड, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में ये चीज़ नहीं लिखी गई, यानी कि पजल में ये लाइन नहीं लिखी गई फेसिंग इन साइड या आउटसाइड या सेंटर या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम लोग फेसिंग सेंटर ही लेके चलते हैं, यानी कि उस केस में हम लोग फेसिंग सेंटर ही मान के चलेंगे। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी हम लोग पजल नहीं शुरू करेंगे, पहले बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है इनकी सिटिंग पोजीशंस। मान लीजिए हमारे पास कुछ, मैं 6 पर्सन्स बिठा देता हूँ कि 6 बंदे फेसिंग सेंटर की तरफ देख रहे हैं इस तरीके से। तो फेसिंग सेंटर है तो लेफ़्ट राइट हमारे किस तरीके से होंगे, हमारा लेफ़्ट इस साइड होगा, यानी कि इस साइड लेफ़्ट होता है और इस साइड हम लोग राइट मान के चलेंगे। अब पोजीशन प्लेस करनी है सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि मान लीजिए कहता है ए सिट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी के सेकेंड लेफ्ट कौन बैठा है, ए बैठा है। ए सिट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी। अब देखिए, जब हम लोग पजल शुरू करते हैं, अब शुरुआत तो कहीं पे भी कहीं से भी कर सकते हो, यानी कि पोजीशन मान लीजिए उसने कहा ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि मैंने बी को बिठाना है और उसके सेकंड टू द लेफ्ट ए बिठाऊंगा। शुरू में ए बी कहीं पे भी बिठा सकते हो, लेकिन अगर एक बार हम लोगों ने बिठा दिया तो आगे की पजल हमें सारी उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जी बी यहाँ बिठा देते हैं, तो ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट किस साइड है बी का, इस तरफ। और अगर तो मैं यहाँ पे बिठाता हूँ इसको ए को, तो ये होता है हमारा इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट में। लेकिन उसने सेकंड टू दी लेफ्ट कहा तो ये हो गया पहला लेफ्ट और ये आ गया हमारा सेकंड लेफ्ट, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा केस हमारे पास कई बार, जैसे मान लीजिए थर्ड टू दी लेफ्ट कहा होता, यानी कि डी सिट्स थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड टू दी लेफ्ट बोला होता, तो हम लोग इस तरफ, ए का लेफ्ट किस साइड है, इस तरफ, तो हम लोग थर्ड टू दी लेफ्ट चलते, यानी 1, 2 और 3, यहाँ पे कौन आ जाता हमारे पास, डी आ जाता। इसी तरीके से हमारे पास आता है इमीडिएट नेबर के केसेस होते हैं, जैसे वो कहता है जी ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी कि ए का जो ई है ए का नेबर नहीं है। ए के नेबर्स कौन से हैं, उसके पड़ोस में कौन सा, एक तो ये जगह है और एक दूसरी ये जगह है।
तो यहाँ पे हमारे पास ई नहीं बैठेगा। तो अगर ई के लिए ये दोनों जगह नहीं है तो ई के लिए एक ही जगह बच रही है, वो कौन सी है, ये वाली। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास आ जाता है, सपोज मैं एक लाइन लिख देता हूँ सी सिट्स ऑपोजिट टू ई, सी सिट्स ऑपोजिट टू ई, ई के ऑपोजिट कौन बैठा है, सी। तो ऑपोजिट्स कौन से होते हैं, ये वाले हमारे पास कौन से होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, यानी ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है। तो यानी ई के ऑपोजिट सी कहाँ बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा। तो ए बी सी डी एफ रह गया हमारा, तो एफ हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को प्लेसमेंट करते हैं। अब हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो कैंडिडेट एक मिस्टेक करता है एग्जाम में, वो ये रहती है कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। वो क्या करता है, फर्स्ट लाइन से ही शुरुआत कर देता है। लेकिन बच्चे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम लोगों को चेन चेक करनी होती कि क्या चेन बन रही है आगे, फिर ही हम लोग उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यानी कि मान लीजिए अब इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन सबसे पहले पता होने चाहिए कितने हैं। तो MNRTWFPH यानी 8 पर्सन है। कई बार तो उसने लिखा होता 8 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, लेकिन अगर नहीं लिखा और आपने क्या किया, ऐसे ही पजल शुरू कर दी कि 8 ही हो सकते हैं, तो अगर वो 7 पर्सन निकले तो आपका सारा समय भी व्यर्थ जाएगा और आप आंसर्स भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उस वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और पजल्स ऐसा होता है कि अगर एक बार हम लोगों ने शुरू कर ली तो इट मीन्स अब हमें उससे ही आंसर ही निकालने ही पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और दूसरा आपके हाथ से नंबर भी चले जाएंगे। तो इसलिए पजल सॉल्व करते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में पहले नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 पर्सन, अब मुझे पता है 8 बंदे हैं, तो मैंने 8 प्लेसमेंट्स ही बनाई हैं। अगर पर्सन्स वहाँ पे 9 होते और मैं 8 बना दी तो मेरा आखिरी बंदा नहीं बैठ पाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अब उसने कहा कि 8 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, और आगे उसने बोला पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहली लाइन से शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, हमेशा एक लाइन 2 लाइन आगे पढ़ लो ताकि आपके पास आगे चेन बननी शुरू हो जाए। जैसे मैंने देखा पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है, पी एंड एम आ गया, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। यानी कि जब ये सब लोगों को पता होगा कि अगर P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, एंड का मतलब ये है कि P के बारे में ही बात हो रही है। यानी P थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M है और क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ T है, यानी P के बारे में T से बात की जा रही है। तो P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी P M एंड T, इन तीनों का रिलेशन हमें पता चल गया। आगे देखते हैं N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखो अगेन आगे चेन बन गई, यानी N का P के साथ भी बन गया, यानी जो पहली लाइन पड़ी थी उसके आगे फिर एक सिटिंग के लिए N हमें मिल गया बैठने के लिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे N ना लिखा होता और आगे कहीं पे भी N या फिर किसी और P M T के साथ कोई रिलेशन ना होता तो मुझे एक बार आगे और पढ़ना पड़ता कि कहीं और सेकंड लाइन से शुरू करूँ जहाँ से चेन बन रही है। अदरवाइज़ क्या होता, हम लोग P M एंड T को बिठा के और देन हम लोग क्या करते, 4-4 सर्कल बनाते, फिर हम लोग पॉसिबिलिटीज़ बना के आंसर सॉल्व कर रहे होते। तो पॉसिबिलिटीज़ कभी नहीं बनानी। ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एग्ज़ाम में 4-4 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसका भी एक लेवल होता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम 2 सर्कल्स होते हैं, लेकिन वो हमारा उस एग्ज़ाम क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही होगा। यानी कि हम लोग जब डिफ़िकल्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तब हम लोग 2 सर्कल्स पे चलेंगे, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो यानी कि M हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब सारे सर्कल फेसिंग सेंटर थे तो हमें पता लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। तो P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M का थर्ड टू द लेफ्ट कौन सा है, 1, 2 और 3, तो P कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इस जगह पे। उसने कहा P क्या है, M के तो थर्ड लेफ्ट में है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी P क्या है, राइट में है किसके, T के। अगर देखो T को मैं यहाँ बिठाता हूँ, मान लीजिए T यहाँ बिठा देते हैं, तो P तो उसके लेफ्ट में आ गया, तो मुझे तो P T के राइट में चाहिए। तो इट मीन्स T को कहाँ बिठाया जाए कि वो T को कहाँ बिठाया जाए कि P उसके राइट में आए। तो मैंने T को यहाँ बिठा दिया, सेकंड टू द राइट था तो इसका मतलब हमें एक पर्सन उनके बीच में होगा ही होगा। तो देखो P क्या आ गया, सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी अगर T अब फेसिंग सेंटर है तो उसके सेकंड टू द राइट कौन आ रहा, हमारे पास P आ गया। नेक्स्ट आगे हम लोगों ने देखा N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकंड टू द राइट, P का फेसिंग सेंटर था, फर्स्ट राइट ये हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर फेसिंग सेंटर है तो राइट हमारे पास इस साइड होगा। तो सेकंड टू द राइट ये कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास,
n इज सेकंड टू द राइट ऑफ p, तो p के सेकंड टू द राइट हमारे पास n इस जगह पे आ जाएगा। इसको हटा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, r इज सेकंड टू द राइट ऑफ w। r क्या है? सेकंड टू द राइट ऑफ w। देखो r भी यहाँ पे नहीं है, w भी यहाँ पे नहीं है, तो इट मीन्स मुझे अब प्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ, कैंडिडेट क्या करता, उसी वक्त दूसरा सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर देता। ये काम नहीं करना, आगे अभी भैया लाइन पढ़ो, आगे कहीं कोई लिंक मिल रहा तो आगे उसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए एंड हु का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंड यानी कि जैसे यहाँ पे अगर एंड की बात हो रही है तो एंड यानी कि पहले पर्सन के बारे में ही बात हो रही थी, लेकिन हु यानी कि जिसके साथ हु लगा हो उसी के बारे में बात हो रही होती है। अब यहाँ पे लिखा आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, W हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, यानी कि W जो कि सेकंड टू द राइट है M के, तो M के सेकंड टू द राइट W आ जाएगा, तो ये आ गया वन राइट एंड ये सेकंड राइट, तो W कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। अगर W आ गया तो मैंने अभी एक लाइन स्किप करी थी जो थी R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, कि यानी कि W के सेकंड टू द राइट कौन आ रहा है हमारे पास? R आ रहा है, तो W के सेकंड टू द राइट कौन आ गया? R आ गया, तो R हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, यानी कि F इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? P का। P का अगर नेबर नहीं है तो F तो यहाँ से आने से रहा, तो F कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ पे कौन बचा? हमारा H, तो H जो जगह बची है वहाँ पे कौन बैठ जाएगा? H बैठ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स को सॉल्व करेंगे। बेसिक्स पजल्स हैं, हम लोगों को ऐसी पजल्स के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास ऐसी पजल्स के लिए 1-1.5 मिनट सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये सारी चेन अपने आप बनती जाएगी। इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि ये 5 नंबर हम लोग स्कोर कर सकें। तो इसी से हम लोग जो मैंने आपको आंसर सॉल्व किए थे, तो आप इन सब क्वेश्चंस का बच्चे आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालना कि पजल्स हमने ड्रॉ करी है, और आप लोग खुद भी इसको प्रैक्टिस करना।